हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि जो भी आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जो भी एग्ज़ाम लगे हों, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, यूपी पीसीएस का हो या फिर जो भी चीज़ है सुपर टेट जो जूनियर के, तो हम आपको बताते हैं आपके एग्जाम में हिंदी भाषा के बारे में आएगा। ठीक है, हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं के बारे में जो पूछा जाएगा दोस्तों, उसके लिए हम ये वीडियो लेकर के आ चुके हैं। देखिए, इसमें हम पहले देखेंगे दोस्तों हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले अगर पूछा है हिंदी कहाँ सबसे पहले कौन सी भाषा थी, तो आप ये थोड़ी बता सकते कि हिंदी सबसे पहले थी। नहीं, हिंदी तो बाद में आई। ठीक है, उसके पहले मतलब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो वो चीज़ हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बता दें कि देखिए सबसे पहले कौन सी भाषा थी, आपको पता संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। आपको पता भी होगा कि देव लोगों की भाषा भी संस्कृत थी, जो देवता लोग बात करते थे उस वो क्या थी? भाषा संस्कृत थी। आपको पता होगा कि जो ऋषि मुनि थे दोस्तों, सबसे पहले संस्कृत में लिखना स्टार्ट किया, चाहे वेद हो, ठीक है, वेद वेदांत जो भी चीजें आपने देखी तो वो किस में लिखे गए? संस्कृत में। अब देखिए जो संस्कृत भाषा थी दोस्तों, पहले वो संस्कृत भाषा भी दो भागों में बटी थी। क्या? पहले देखिए वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत कब से कब तक चली? तो 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत का दोस्तों वैदिक, जिसमें वेदों की रचना हुई, वेदों पुराणों की रचना की गई दोस्तों, वो वैदिक संस्कृत ठीक काल था दोस्तों। ठीक, वैदिक संस्कृत में लिखी गई वेद पुराण। अब देखिए इसी का दूसरा भाग क्या होगा संस्कृत का। देखिए वैदिक संस्कृत का थोड़ी कठिन थी, तो उसको थोड़ा सरल कर दिया गया। क्या सरल कर दिया दोस्तों? क्या कर दिया? लौकिक संस्कृत आ गई, जो कि 1000 से 500 ईसा पूर्व चली। ठीक, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। देखिए ये क्या चीज है? देखिए कोई भी चीज हो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो चीज कठिन होती है उसको हम सरल करने की कोशिश करते हैं कि हमें कम से कम काम करना पड़े। कोई चीज सरल से सरल जितना हो सके वही चीज हम फॉलो करते जा रहे हैं। तो आपको पता है कि वैदिक संस्कृत थोड़ा सा कठिन भाषा थी, तो उसका हल्का सा सरल रूप कर देगा लौकिक भाषा। जो लोक की भाषा थी, जो लोगों को थोड़ा समझ में आ रही थी, वो भाषा यूज होने लगे दोस्तों। ठीक है, ये आपको चला है 1000 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो समझिए। फिर देखिए जब ये संस्कृत खत्म हुई, वैदिक लौकिक संस्कृत के बाद आपका आया पाली भाषा। क्या? पाली भाषा। आपको पता होगा पाली में गौतम बुद्ध ने उपदेश भी दिए हैं। ठीक है, ये 500 ईसा पूर्व से आपकी 1 ईस्वी तक चली, या फिर 0 ईस्वी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपकी कौन सी चली है? पाली चली। पाल गौतम बुद्ध की जो भाषा थी दोस्तों, ठीक इसी में जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक लिखे गए वो भी इसी भाषा में लिखे गए। और देखिए जो आपकी पाली है दोस्तों, इसको प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखेंगे, क्योंकि संस्कृत क्या थी? देव भाषा थी। संस्कृत को देव भाषा कहते हैं और इसे बोलते हैं देश भाषा। प्रथम देश भाषा कौन से? पाली है। ठीक है, अब देखिए पाली के बाद दोस्तों प्राकृत आ गई। ठीक है, 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक दोस्तों, लगभग 1 ईस्वी या 0 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। और दोस्तों ये प्राकृत भाषा किसकी थी? तो महावीर स्वामी की। जो आपको जैन धर्म सुना होगा, तो महावीर स्वामी द्वारा प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखिए प्राकृत के बाद दोस्तों कौन सी आ गई? अपभ्रंश आ गई। कब से कब तक दोस्तों? 500 से लेकर के दोस्तों 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अपभ्रंश भाषा आई। और आपको बता दें दोस्तों, फिर उसके बाद अवहट आई। और कुछ लोग तो अवहट को अपभ्रंश ही मानते, तो अगर कहीं पे अवहट नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अवहट लगभग 900 से 1100 या फिर 1000 ईस्वी के आसपास थी। ठीक है, तो इसको बहुत से लोगों ने इसको अवहट को ही अपभ्रंश बोल दिया। ठीक है, अपभ्रंश को ही अवहट बोल दिया। तो ये चीजें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप अवहट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अवहट को भी अपभ्रंश के अंतर्गत ही रखते हैं। फिर उसके बाद देखिए हिंदी आ गई आपकी 1000 ईस्वी से, यानी 1000 या 1100 ईस्वी से लेकर के अब तक क्या चल रही है दोस्तों? हिंदी आपकी चल रही है। ठीक है, तो हम इसके बारे में विधिवत अच्छे से देखेंगे। अब देखिए इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय आर्य भाषा का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो 3 भागों में। कौन कौन से हैं? थोड़ा हम डीपली देखते हैं। देखिए एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक। ठीक है, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आया कब से? 1000 से लेकर के अब तक। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से अब इनको हम थोड़ा बांट के देखते हैं। जैसा कि हमने पहले बता दिया, देखिए प्राचीन आर्य भाषा काल कब से कब तक था? 1500 से 500 ईस्वी तक। अब इसमें देखिए इसमें कौन सी 2 भागों में इसको बांटा गया था? प्राचीन जो आर्य भाषा थी उसको 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? हम पहले बता चुके। पहले क्या थी? वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत दोस्तों। ठीक है,
लौकिक संस्कृत आ गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक कौन सी थी? वैदिक संस्कृत, जो वेद लिखे गए। फिर दूसरी क्या है? लौकिक संस्कृत, जो कि 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा आई। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। क्या? 500 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों 1000 ईस्वी तक। और इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, इस काल को दोस्तों मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। ठीक, कौन कौन सा? देखिए 500 से 1 ईस्वी तक दोस्तों, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक क्या? पाली भाषा आई। ठीक है, फिर प्राकृत आई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश आ गई 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और देखिए 900 से लगभग 1000 या 1100 तक अवहट्ट। कोई अवहट्ट को ही अपभ्रंश के अंदर मान लेता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, इसीलिए हमने मुख्यतः 3 बताई है। कौन कौन से? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश दोस्तों। उसके बाद तीसरा काल है दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, 1100 से दोस्तों अब तक चला। इसे भी 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन हिंदी 1100 से 1400, मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक दोस्तों। देखिए हम आपको बता दोस्तों कि अगर ये जो संपूर्ण दोस्तों हिंदी भाषा है, इसके लिए हमने ई बुक भी जारी की, अगर आप चाहते हैं। ठीक है, देखिए जो आज पढ़ा रहे हैं तो है दोस्तों, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। संपूर्ण मतलब कि हिंदी भाषा और उसकी बोलियों से कोई भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं आएगा। और मात्र इसका जो पीडीएफ दोस्तों आपको पीडीएफ के रूप में ये हमारी ई बुक मिल जाएगी, इसको 25 रुपए में। ठीक, मात्र 25 रुपए में दोस्तों। बता दें क्या क्या रहेगा इसमें। तो इस ई बुक में आपको हिंदी की उत्पत्ति जो दोस्तों कैसे हुई, जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ाएंगे दोस्तों विकास का क्रम कैसे हुआ, नामकरण हिंदी कैसे पढ़ा, और भारतीय भाषा परिवार, मतलब भारतीय भाषा परिवार कितने हैं, कितने भाषा, जैसे भारतीय हो गया, है ना, द्रविड़ हो गया, तो ये सब चीजें देखेंगे। और हिंदी के विभिन्न रूप देखेंगे, हिंदी के 5 उपभाषा और 17 बोलियां देखेंगे, और लिपि के बारे में देखेंगे। और इसी में क्या है दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न भी इसी ई बुक में आपको मिल जाएंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7905419251 दोस्तों। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप करके दोस्तों आप 25 रुपये पे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब देखेंगे दोस्तों हम विकास क्रम में पूरा एकदम ढंग तरीके से। ठीक है, तो हिंदी का विकास हमने बताया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, अब देखिए इसको 2 भागों में बांटा, पहले तो पढ़ चुके हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब संस्कृत के बारे में देखेंगे दोस्तों। संस्कृत हम 2 भागों में बांटे, तो चलिए वैदिक संस्कृत के बारे में देखेंगे, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला। तो हमने बताया देखिए वैदिक संस्कृत वो थी जिसमें वेद पुराण लिखे गए। ठीक है, देखिए वैदिक संस्कृत वह थी जिसमें वेद कितने 4 हैं, उपवेद 4, वेदांत 6 और पुराण 18 और उपनिषद 108 की आदि की रचनाएं की गई दोस्तों। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वैदिक संस्कृत। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आपको बताते हैं कि अगर हम बात करते हैं वैदिक साहित्य को दोस्तों, तो 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद दोस्तों। ठीक है, और देखिए वैदिक संस्कृत में कुल ध्वनियों की बात करते हैं दोस्तों, तो वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां थी, 52 ध्वनियां थी, जिसमें से 13 स्वर और 39 क्या है दोस्तों, व्यंजन थे। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां थी, तो 52 ध्वनियां थी, जिसमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन थे। अब देखिए आपको पता होगा कि सबसे पहले संस्कृत भाषा यूज हुई, तो सबसे पहले कहां लिखी गई, संस्कृत भाषा का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है दोस्तों, कहां पर इसका यूज किया गया, तो आपको पता सबसे पहले क्या लिखा गया, तो वेद लिखेगा। क्या वेद पुराण लिखेगा, तो सबसे पहले वेद लिखेगा दोस्तों। वेद में भी सबसे पहले क्या लिखा गया, ऋग्वेद। तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में। ठीक है, और देखिए संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। हमने बताया है कि देव भाषा कौन सी है, क्योंकि देवताओं की भाषा थी संस्कृत। ठीक है, तो आर्य भाषा भी कहते हैं संस्कृत को, आर्य भाषा या फिर देव भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि आर्य भाषा किसको कहते हैं, तो संस्कृत को कहते हैं। देव भाषा किसको कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। अब देखिए देव भाषा और देश भाषा में कंफ्यूज मत होइएगा। देश भाषा, जहां देश की भाषा बात आती है, देश भाषा, तो पाली बता देना, और देव भाषा कौन सी होगी, संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हिंदी की आदि जननी भी संस्कृत को कहते हैं। किसको, वैदिक संस्कृत को आदि जननी बोलते हैं हिंदी, क्योंकि आपको पता है कि जो हिंदी का जन्म हुआ दोस्तों संस्कृत से ही हुआ, क्योंकि संस्कृत के बाद संस्कृत से आपको पता है पाली आई, पाली प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से फिर क्या आया, अवहट्ट और हिंदी। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी संस्कृत की ही उत्तराधिकारी है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया था, प्राचीन हिंदी आर्य भाषा कौन सी है, तो वैदिक संस्कृत है। क्वेश्चन आया था यूपीएससी का 2017 का कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो वैदिक संस्कृत। सबसे पुरानी कौन सी भाषा है, तो वैदिक संस्कृत है। देखिए वैदिक के बाद फिर लौकिक आया, लौकिक के बाद पाली आया, तो इसलिए आप याद रखेंगे। चलिए हम थोड़ा वेद के बारे में देखते हैं। अगर देखिए वेद की बात करते हैं तो वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वेद का क्या अर्थ होता है, ज्ञान। ठीक है, क्योंकि वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए, तो वेद की संख्या कितनी है, 4 है दोस्तों। कौन कौन से देखते हैं, पहला होगा ऋग्वेद, तो इसमें देवी देवताओं के
स्तुति का वर्णन किया गया, मतलब देवी देवताओं का वर्णन किया गया। और देखिए ऋग वेद, ऋग प्लस वेद है ना, तो ऋग का अर्थ क्या होता है, स्तुति करना, ठीक। इसमें देवी देवताओं का वर्णन किया गया, इनकी स्तुति का वर्णन किया गया दोस्तों। और ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। सूक्तें कितनी है, तो 1028। और ऋचाएं कितनी है, 10,580, किसमें, ऋग्वेद में दोस्तों। दूसरा वेद कौन सा, यजुर्वेद दोस्तों। ये पद्य और गद्य दोनों शैलियों में प्राप्त है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, आपके जीएस वाले मैटर में भी पूछ लिया था, ठीक है। सामवेद का, तो सामवेद किससे संबंधित, संगीत से दोस्तों। तो पूछे संगीत से संबंधित कौन सा वेद संबंधित है, तो सा से संगीत, सा से सामवेद। अथर्ववेद दोस्तों, अथर्ववेद दोस्तों किससे संबंधित, जादू टोना तंत्र मंत्र, क्या, अथर्ववेद। देखिए अथर्व अर्थ जानते क्या होता है, अर्थ, ठीक है। अर्थ मीन्स क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं ना, आपको पता होगा, ठीक है। तो अथर्ववेद किससे संबंधित है, जादू टोना तंत्र मंत्र टोटके से संबंधित दोस्तों अथर्ववेद। हमारा लास्ट वाला किससे है, जादू टोना संबंधित है, ठीक है। अब आपको बताते हैं उपवेद, उपवेदों की संख्या भी 4 है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी था, तो इसलिए 4 वेद है, तो 4 ही उपवेद होंगे। तो हम वेद के बारे में देखते हैं। देखिए एक उपवेद कौन सा होगा, आयुर्वेद। आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो ऋग्वेद का, ठीक है। अब देखिए दूसरा है यजुर्वेद का दोस्तों, यजुर्वेद कौन सा है, धनुर्वेद, ठीक है। तो देखिए उपवेद संख्या 4 है, सबका अलग अलग है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा, धनुर्वेद है। और सामवेद का उपवेद कौन है, गंधर्ववेद है। और अथर्ववेद का कौन है, शिल्पवेद है। तो ये 4 उपवेद हैं और 4 वेद हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे 4 उपवेद 4 वेद। अब देखिए वेदांत कितने हैं, वेदांत का पहले अर्थ देखते हैं। वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेदों का अंत दोस्तों। और इसकी संख्या कितनी है, तो 6 है। इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 6 है। तो कौन कौन से हैं वेदांत, ठीक। देखिए जहां पर वेदों का अंत होगा दोस्तों, उसे वेदांत कहा जाने लगा। इनकी संख्या कितनी, 6 है। कौन कौन से, देखिए शिक्षा हो गया, शिक्षा आप लोग जानते हैं, एजुकेशन। दूसरा है कल्प। कल्प क्या होता है दोस्तों, इसमें कर्म कांडों और नियमों का उल्लेख है। कर्म कांड क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके कांड से मुंडन हो गया है ना, पैदा होने पे हो गया, मरने पे हो गया, तो ये सब कर्म कांड है। इनका वर्णन किसमें है दोस्तों, कल्प में है। तीसरा है व्याकरण। आपको पता है व्याकरण क्या होता है दोस्तों, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है दोस्तों, ठीक। अष्टाध्यायी क्या है, एक व्याकरण है, ठीक है। तो चौथा क्या है, निरुक्ति। इसमें शब्दों की उत्पत्ति बताने वाले के बारे में बताएगा कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। उसके बारे में चौथा, सॉरी 5वां है छंद है। छंद के बारे में आपको पता है, छंद शास्त्र के जनक कौन है, पिंगल मुनि जी हैं, ठीक। और छठा क्या है दोस्तों, ज्योतिष है, ठीक। तो 6 आपके वेदांत हो गए, ठीक है। अब देखिए पुराण कितने हैं, तो पुराण का अर्थ क्या होता है, पुराना। और इनकी संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराणों संख्या कितनी है, 18 है। कौन कौन से, वो हम देख लेते हैं। देखिए विष्णु पुराण हो गया, पद्मा पुराण हो गया, ब्रह्मा पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया दोस्तों, नारद पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गया। और उसके बाद लिंग पुराण हो गया, वराह पुराण हो गया, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भविष्य पुराण दोस्तों, ठीक। तो ये पुराण भी हो गए, 18 पुराण दोस्तों। अब देखिए उपनिषद की बात करते हैं। ये आपके यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 1108 दोस्तों, ठीक है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, समीप बैठना। और इनकी संख्या कितनी है, 108 दोस्तों, सॉरी 108, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि जो मांडुक्योपनिषद है दोस्तों, वो सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें 12 ही श्लोक हैं। सबसे छोटा उपनिषद पूछ सकता था, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है दोस्तों, आपको बताते हैं बृहदारण्य, ठीक है। तो देखिए इसमें खुद ही बृहदारण्य दोस्तों, ठीक। इसका मतलब क्या, बड़ा है। सत्यमेव जयते, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सत्यमेव जयते को किससे लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे, मुंडकोपनिषद से दोस्तों। चलिए अब आपने वैदिक संस्कृत देख ली, अब लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक चली थी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए लौकिक संस्कृत किससे मिली, लौक प्लस इक, यानी लोक में प्रचलित संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहा गया। आपको पता है कि वैदिक संस्कृत क्या थी, थोड़ी हार्ड थी, कठिन थी दोस्तों, इसलिए उसको थोड़ा सा सरल कर दिया गया। उसी संस्कृत को थोड़ा सरल कर देगा। और दोस्तों आपको बताते हैं कि लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियां बची, 48 ध्वनियां बची, ठीक। उसमें 52 थी, इसमें 48, इसमें से कम कर दिया गया, ठीक है। और आपको बताते हैं कि लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नियमबद्ध किया है। तो ये भी चीज याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि लौकिक संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो देखिए आप याद रखिएगा। देखिए पहला है वाल्मीकि द्वारा क्या लिखा गया, रामायण लिखा गया लौकिक संस्कृत में। महाभारत किसके द्वारा, वेद व्यास द्वारा दोस्तों। पाणिनि द्वारा दोस्तों अष्टाध्यायी लिखा गया। चाणक्य द्वारा दोस्तों कौन सा लिखा गया, अर्थशास्त्र लिखा गया। वात्स्यायन द्वारा क्या लिखा गया, कामसूत्र। भरत मुनि की रचना कौन से, नाट्यशास्त्र। महर्षि दंडी की काव्यादर्श हो गया। भामा का काव्य अलंकार हो गया। और राजशेखर का क्या हो गया, काव्य मीमांसा हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद राजा भोज देखते सरस्वती कंठाभरण
हो गया, वर्णम हो गया, आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश हो गया, हेमचंद का काव्य अनुशासन हो गया, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण हो गया, जगन्नाथ का रस गंगाधर हो गया, शूद्रक का मत्स्य कटिका हो गया, कटिकम हो गया, और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और भवभूत का क्या हो गया, मालती माधवन। अश्वघोष का बुद्धि चरित्रम हो गया। वही बात करते दोस्तों कि हर्षवर्धन का तो ना प्रियदर्शिका हो गया, ठीक, और नागानंद हो गया, और रत्नावली हो गया। माघ का क्या होगा, किरातार्जुनीयम, है ना, और कल्हड़ का दोस्तों राजतरंगणी, और कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों। ठीक है, तो हमने देख लिया दोस्तों, प्राचीन वाला देख लिया है हिंदी। ठीक, अब देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो क्या है काल, तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक दोस्तों। और इसमें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं, पाली हो गई 500 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी, प्राकृत हो गई 1 ईस्वी से लेकर के दोस्तों 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश हो गया 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और दोस्तों अवहट हो गया, ये अवहट लगभग अपभ्रंश है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम पाली भाषा के बारे में देखेंगे। पाली के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और पाली के दोस्तों क्या है, समय काल क्या है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखिए पाली का अर्थ क्या होता है। पाली का अर्थ होता है बुद्ध वचन। क्या, बुद्ध वचन होता है। पाली का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बुद्ध वचन होता है। देखिए भारत की प्रथम देश भाषा, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। देश भाषा क्या, देश की भाषा। ठीक है, तो दोस्तों कौन सी है, तो आपका पाली बता देना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए जो गौतम बुद्ध है, क्या गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे। गौतम बुद्ध द्वारा सभी उपदेश पाली भाषा में ही दिए गए थे दोस्तों। सारे उपदेश, क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में। और आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के साहित्यिक त्रिपिटक, पिटक में इसका होता है पिटारा दोस्तों। ठीक है, टोकरी आप जानते होंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के साहित्यिक त्रिपिटक भी पाली भाषा में ही लिखे गए थे। ठीक है, मतलब जो इनके 3 पिटक है दोस्तों, त्रिपिटक हैं, वो भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। कौन कौन से, सुत्त पिटक आपको पता है, इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश है दोस्तों। विनय पिटक, इसमें आचार व्यवहार से संबंधित बातें बताई गई, और अभिधम्म पिटक में दोस्तों दर्शन से संबंधित है दोस्तों। यही 3 पिटक मिलकर के त्रिपिटक का निर्माण करती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे दोस्तों। अब देखिए इनके अलावा क्या क्या लिखा गया आपका, तो आपको बता दें कि पाली भाषा में और क्या क्या लिखा गया। दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, मिलिंद पन्हो हो गया, अट्ट कथा साहित्य आदि ग्रंथ भी दोस्तों पाली भाषा में ही लिखे गए दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि पाली भाषा में 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन से, तो आपको याद रखना है कौन कौन से, कच्चान व्याकरण, ठीक है, मोगलान व्याकरण और सद्य नीति दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए अगर हम बात करते दोस्तों कि पाली भाषा के प्रदेश को लेकर के विद्वानों मतभेद, कौन से विद्वान क्या मानते हैं कहां पर पाली भाषा का उद्भव होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए श्रीलंकाई बौद्ध जो हैं और चाइल्डर्स दोस्तों कहते हैं कि ये जो बौद्ध पाली भाषा वो मगध के आसपास इसका विकास हुआ था दोस्तों। वहीं वेस्टरगार्ड और ईस्टर्न कोनो मानते हैं कि उज्जैनी या विंध्य प्रदेश के आसपास इसका जन्म हुआ था। और वहीं दोस्तों ग्रियर्सन व राहुल सांकृत्यायन मानते हैं कि मगध के आसपास के दोस्तों पाली भाषा। ठीक है, और ओल्डन वर्ग कहाँ मानते हैं, कलिंग मानते हैं दोस्तों। कलिंग का युद्ध आपने सुना होगा। और रीज डेविडन दोस्तों कहाँ मानते हैं, कौशल को दोस्तों। ठीक है, वहीं सुनीति कुमार चटर्जी व उदय नारायण तिवारी किसको मानते हैं, मध्य देश की बोली को। ठीक, मध्य देश की बोली। ठीक है, तो वो कहते हैं मध्य देश की बोली है। और वही देवेंद्र नाथ शर्मा क्या बोलते हैं कि मथुरा के आसपास की ये बोली है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नोट करके लिख लीजिएगा कि सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश को स्वीकार किया है। कहाँ, किसको स्वीकार किया, मध्य प्रदेश दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं कि देखिए संस्कृत भाषा और पाली भाषा के शब्दों में क्या बदलाव आया, क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत भाषा क्या थी, बहुत कठिन थी दोस्तों। आपको पता है कि जब गौतम बुद्ध आए दोस्तों तो उन्होंने सोचा कि संस्कृत भाषा में अगर हम किसी को समझाते हैं उनके समझ में बहुत कम आएगा। ठीक है, अगर हम ऐसी भाषा ले लें कि जो जन जन की भाषा दोस्तों, कि हम गांव गांव में भी अच्छे समझ। अब मान लिया आप गांव में कुछ बताने जा रहे हैं किसी को, अब अंग्रेजी में आप समझाएंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेजी पढ़े नहीं है। ठीक है, सपोज है एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसा नहीं कि गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं। अब आप जाइए किसी गाँव जाते हैं, आप उसी गाँव की बोली बोलिए तो लोग बहुत अच्छे समझेंगे और आपकी बात उनको अच्छी भी लगेगी। तो वही चीज था गौतम बुद्ध के अंदर। उन्होंने संस्कृत भाषा को थोड़ा सरल करते हुए दोस्तों उन्होंने पाली भाषा पकड़ा और पाली भाषा में समझाने की कोशिश की। देखिए जैसे संस्कृत भाषा में अक्षर बोलते हैं, उसी को दोस्तों पाली में अक्षर कह दिया। ठीक है, आर्य बोलते तो अरि बोल दिया।
देखिए चक्र को इन्होंने चक्र कह दिया, पाली भाषा में चक्र बोलते हैं चक्र को। तुक को दोस्तों दुख बोलते हैं, ठीक है, पाली भाषा में। क्षेत्र को खेत बोलते हैं। मार्ग को दोस्तों क्या बोलते हैं, पाली भाषा में मग्ग बोलते हैं। मोक्ष को बोलते हैं मोक्ष, ठीक है, और सत्य को बोलते हैं सत्य दोस्तों, ठीक है, ये पाली भाषा है, ठीक है। तो पाली समझ गए होंगे। अब देखते हैं प्राकृत भाषा, क्या प्राकृत भाषा के बारे में दोस्तों। और प्राकृत भाषा जो है दोस्तों 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक चली थी, क्या 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा चली थी दोस्तों। आपको बता दें कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, क्या दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, क्या महावीर स्वामी द्वारा सभी उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए गए थे, ये चीज याद रखना आप। उसके अलावा कि जैन ग्रंथ जिन्हें आगम साहित्य कहा जाता है वो भी संस्कृत, वो भी प्राकृत भाषा में ही दोस्तों लिखे गए, ठीक है। जैन ग्रंथ जो थे दोस्तों जिन्हें आगम साहित्य कहते हैं वो भी प्राकृत भाषा में लिखे गए। और तीसरी चीज कि हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण नाम की एक पुस्तक लिखी थी, क्या हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण के नाम की एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। और आपको बता दें कि हेमचंद के अनुसार प्राकृत का जन्म संस्कृत से हुआ है। हेमचंद कहते हैं कि जो प्राकृत है दोस्तों, ये प्राकृत भाषा ये इसका भी जन्म संस्कृत से हुआ है। और आपको बता दें कि हेमचंद दोस्तों प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि प्राकृत भाषा का पाणिनि किसको कहते हैं, तो हेमचंद्र को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कि प्राकृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से, तो हम थोड़ा सा उनके बारे में देख ले कि प्राकृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। देखिए सर्वसेन है दोस्तों, सरसेन किसका है दोस्तों, तो हरिविजय की है ना। और प्रवर सेन द्वितीय रावण बाहु लिखा गया है ना। और देखिए उदयोतन ने तो कुलया माला लिखा गया ना, कुवलया माला। और कौतूहल लीलावती, ठीक है। अब्दुल रहमान ने क्या लिखा है, संदेश रासक दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये रचनाएं हैं आपकी, ठीक, और ये क्या हैं, ये रचनाकार है। तो याद रखेंगे जिसमें से अब्दुल रहमान की संदेश रासक बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और ये किसी मुस्लिम द्वारा लिखी गई पहली रचना भी है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अब तीसरा पार्ट क्या दोस्तों, अपभ्रंश, यानी कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। आपको बता दें कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पतन, गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ, ठीक है। अब देखिए अगर हम अपभ्रंश की बात करते हैं तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग दोस्तों किसने किया, तो पतंजलि ने, ठीक। पतंजलि जो रचना थी महाभाष्य दोस्तों उसमें से ही मिलता है अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों। और आपको बता दें कि अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया। क्या बोला इन्होंने, भरत मुनि ने अपने जो इन्होंने रचना लिखी थी नाट्य शास्त्र, जिसमें क्या है दोस्तों, उन्होंने अपभ्रंश को दोस्तों विभ्रष्ट कहा। क्या बोला, विभ्रष्ट कहा दोस्तों, ठीक। तो ये याद रखेंगे। और आपको बता दें दोस्तों कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड ने किया। किसने दोस्तों, चंड 6वीं शताब्दी के आसपास चंड ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया था, ठीक। तो ये भी याद रखेंगे। और आपको बता दें कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अणाअणा भाषा कहा है। क्या कहा है, अणाअणा भाषा कहा है। किसने कहा है, तो किशोरी दास वाजपेयी ने दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब देखिए अपभ्रंश को विद्वानों ने क्या क्या नाम से पुकारा है, तो किसी ने विभ्रष्ट कह दिया, किसी ने आबेर कह दिया, किसी ने अवहंस कह दिया, किसी ने अवहट कह दिया, किसी ने पटमंजरी कह दिया, किसी ने अवहत कह दिया, किसी ने अवहट कहा और किसी ने अवहट कह दिया। तो आदि नामों से इसको पुकारा गया। और देखिएगा, देखिए जो अपभ्रंश दोस्तों इसमें कितनी ध्वनियां बची, 40 ध्वनियां बची। कितनी दोस्तों, 40 ध्वनियां ही रह गई थी। आपको पता होगा उसमें 52 रह गई थी, तीसरे 48 है, 48 इसमें 40 बच गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके यूपीएससी में क्या पूछा गया था कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ, तो अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, तो आप बताएं किससे हुआ दोस्तों, किससे हुआ, संस्कृत से दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया। अब देखिए अपभ्रंश में साहित्य रचना सर्वप्रथम कहां की गई, तो वल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेख से मिलता है दोस्तों। कहां से मिलता है अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कहां मिलता है, तो वल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेख से मिलता है। चलिए अब देखिए हेमचंद्र ने देशी शब्द संग्रहों के नाम से एक कोष
अपभ्रंश भाषा में लिखा, जिसे अपभ्रंश का व्याकरण भी कहते हैं, इसीलिए हेमचंद को अपभ्रंश का दोस्तों सॉरी एक मिनट समझिएगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि इनके द्वारा लिखा गया जो अपभ्रंश दोस्तों नागरकोश दोस्तों, इसको अपभ्रंश का व्याकरण भी कहते हैं। अब देखिए अपभ्रंश के भेद कितने हैं, तो आपको बता दें उत्तर भारत में अपभ्रंश के कुल 7 भेद प्रचलित। कितने दोस्तों? 7 भेद प्रचलित है। और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, पूछ लेगा कि राजस्थानी जो हिंदी है दोस्तों वो किस अपभ्रंश से निकली, तो सौर से। देखिए सौर से अपभ्रंश से कौन कौन से निकली है भाषाएं बोले निकली हैं, तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। वहीं पैसाची से कौन सी निकली है, तो लहंदा और पंजाबी दोस्तों। ब्राचर से तो सिंधी निकली, खस से पहाड़ी निकली, और पांचवा क्या है महाराष्ट्री मराठी निकली। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और मागधी दोस्तों बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया निकली। तो 7 अपभ्रंश हो गए आपके सामने। अब कुछ चीजें देख लेते हैं कि अपभ्रंश को किसने क्या कहा। तो दोस्तों आपको बता दें कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का, क्वेश्चन आ सकता कि पुरानी हिंदी किसने कहा अपभ्रंश को, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने। विद्यापति ने दोस्तों उत्तरी अपभ्रंश को देशील बयाना कहा। क्या बोला है इन्होंने? विद्यापति जिनको जानते होंगे आपकी मैथिल कोकिल कहते हैं, अभिनव जयदेव कहते हैं, इन्होंने दोस्तों अपभ्रंश को क्या बोला है, उत्तरी अपभ्रंश को क्या बोला है, देशील बयाना। ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि रामचंद्र शुक्ल ने उत्तरी अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी बोला। क्या बोला? प्राकृताभास हिंदी बोला। वही भोला शंकर और अब्दुल रहमान ने दोस्तों अपभ्रंश को क्या बोला, अवहट नाम दिया। और आपको बता दें कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणकार कौन थे, हेमचंद्र थे दोस्तों। ठीक है। अब देखते हैं अपभ्रंश के कुछ रचनाकार देख लेते हैं, जैसे स्वयंभू हो गए। तो स्वयंभू दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पौमचर्यु नामक रचना की। क्या? पौमचर्यु नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि राम के जीवन पर आधारित कथा है। दूसरे दोस्तों कवि कौन है, तो पुष्पदंत हो गए, इन्हें कृष्ण काव्य का प्रणेता कहते हैं। इनकी रचनाएं कौन सी हो गई, महापुराण हो गया, राय कुमार चर्यु होगा, जसहर हरिचर्यु दोस्तों। क्या? जसहर चर्यु किसकी, पुष्पदंत की। वही बात करते धनपाल की, तो इनकी रचना है भविष्यत कहा दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं, भविष्य दत्त कथा कहा जाता है। इसे अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कहा था। किसको? भविष्यत कहा दोस्तों अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। अगले हैं कुशलाभ दोस्तों, इनकी रचना क्या है, ढोला मारूरा दूल्हा विरह दोस्तों। क्या? ढोला मारूरा दूल्हा विरह दोस्तों। इसको हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत अच्छे से देखा है। अगले हैं जिन दत्त सूरी दोस्तों, इनकी रचना कौन है, उपदेश रसायन और रास नृत्य गीत और रस काव्य दोस्तों। ठीक है। चलिए थोड़ा सा अवहट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। अवहट के बारे में देखते हैं, तो इसको हम 900 ईसापुर से ईस्वी से दोस्तों सॉरी ईस्वी से 1100 ईस्वी तक मानते दोस्तों। देखिए अवहट का सबसे पहले प्रयोग की बात करते हैं, किसने किया, तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में अवहट का सबसे पहले प्रयोग किया है। अब देखिए अपभ्रंश के ही परिवर्ती रूप को अवहट नाम दिया गया, हमने बताया भी है। और अवहट का सबसे पहले प्रयोग विद्यापति ने दोस्तों अपनी कीर्तिलता में किया था। किसमें? कीर्तिलता में दोस्तों। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहते हैं, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। एक एक चीज आपको रटा होना चाहिए, कोई सी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। चलिए अब हम देख चुके दोस्तों, अब हम लास्ट और अंतिम देखने वाले आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 से लेकर के अब तक जो चल रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि इसे 3 भागों में बांटा गया। क्या? इसे भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन हिंदी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। इसमें प्रमुख कवि कौन थे? अमीर खुसरो, जिनके बारे में हम बता चुके हैं कई बार कि अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 11 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो सब बहुत बड़े रचनाकार हैं दोस्तों। ये हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। फिर दूसरा क्या है दोस्तों, हिंदी को किस में बांटा गया, तो मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 से। इसके प्रमुख कवि जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, कबीर दास हो गए, सूरदास, इस तरह के हो गए। और अगला है आधुनिक हिंदी। ठीक है, आधुनिक हिंदी 1850 से लेकर के अब तक दोस्तों। क्या? 1850 से लेकर के अब तक दोस्तों, जिसकी मुख्यतः कौन सी, खड़ी बोली का प्रचलन है। जिसके इसके कुछ कवियों की बात करते हैं, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो गए, जय बच्चन जी हो गए। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, जय शंकर प्रसाद हो गए और निराला जी हो गए। ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम हिंदी से संबंधित देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए हिंदी 1100 ईस्वी से अब तक दोस्तों, इसके बारे में देखिए हिंदी एक फारसी भाषा शब्द है। किसका है? फारसी भाषा शब्द है हिंदी। देखिए क्वेश्चन आएगा कि हिंदी किस भाषा शब्द है, तो कहीं आप खुशी खुशी आप हिंदी नहीं लगा दो कि हिंदी जो है हिंदी का ही होगा, मगर हिंदी हिंदी का नहीं है, समझिएगा। हिंदी हिंदी भाषा का शब्द है ही नहीं दोस्तों, ये ईरानियों की देन है, ये फारसी भाषा का शब्द है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी एसआई में पूछा गया 2017 में कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, किससे मानते हैं, सौर
सौर सैन्य वृंश। क्वेश्चन याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी की उत्पत्ति किस वंश से मानते हैं, तो सौर सैन्य वंश। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। और आ सकता है क्वेश्चन कि वर्तमान में प्रचलित हिंदी का रूप कौन सा है, तो खड़ी बोली। क्योंकि देखिए खड़ी बोली क्या है, एक मानक भाषा है। क्या है दोस्तों, मानक भाषा है। आपको पता होगा कि भारतीय जो भाषा दोस्तों, आपको पता होगा राजभाषा दर्जा जो हिंदी दिया गया उसमें के अंतर्गत खड़ी बोली को ही उसमें शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, तो प्रचलित भाषा कौन सी है, खड़ी बोली। ये मेरठ के आसपास बोली जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी भाषा कहलाती है, तो उसको हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया 2017 में। अब देखिए प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाता है, मानक भाषा, जो कि हम खड़ी बोली को बोलते हैं। अब देखिए भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज की हिंदी को ही संवैधानिक राजभाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष ना, याद रखेंगे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। क्या, संवैधानिक रूप से, यानी संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए 14 सितंबर को दोस्तों प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कई बार पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर। क्यों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा दर्जा दिया गया। ठीक है, कहाँ, देखिए भाग कौन सा है, तो भाग आपका 17 दोस्तों, 17 भाग। अगर आप संविधान पढ़ते हैं भाग 17 में क्या है, राजभाषा। तो उसी के अंतर्गत आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक, यानी अनुच्छेद 343 से 351 के बीच इसके बारे में वर्णन है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे सीधा सीधा कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। वहीं पूरे विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी। क्या, विश्व हिंदी दिवस कब, 10 जनवरी। क्यों, आपको पता होना चाहिए क्यों मनाते हैं भैया विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भी हुआ था। कहाँ, नागपुर में। इसलिए दोस्तों प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर दोस्तों हिंदी दिवस मनाते हैं। और आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा दोस्तों 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर थे दोस्तों। कौन थे, बीजी खेर जी थे। तथा इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे, 21 सदस्य थे। कितने, 21 सदस्य थे दोस्तों। संविधान सभा में, संविधान में राजभाषा का वर्णन कहां से कहां तक है, तो भाग 17 में है। 343 से लेकर के 351 तक इसका उल्लेख भी किया गया दोस्तों। और आपको बता दें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है दोस्तों, तो 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, जिनमें से आपका हिंदी के भी कुछ भाषाएं हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा कि मैथिली भाषा को, ये जो बिहारी उपभाषा तक आती है, ठीक है, उसकी कौन सी, मैथिली भाषा को इसमें शामिल किया गया है। और एक चीज आप याद रखना कि कभी कभार पूछ लेता किन राज्यों में हिंदी बोली जाती है दोस्तों। हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको उसके बारे में बता दें। देखिए सबसे पहला क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें यहाँ पे हिंदी बोली जाती है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। दूसरा है उत्तराखंड। अब देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही 9 नवंबर 2000 को काट के बनाया गया था, 9 नवंबर 2000 को। ठीक, उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, फिर इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तराखंड में भी बोली जाएगी हिंदी। मध्य प्रदेश दोस्तों, एमपी सबसे बीच वाला प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हिंदी, बिहार में हिंदी, झारखंड में हिंदी, राजस्थान में हिंदी। क्या, राजस्थान में हिंदी बोली जाती है दोस्तों। हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और दिल्ली हो गया। क्या, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यानी केंद्र शासित प्रदेश अपना एकमात्र कौन सा है, दिल्ली है दोस्तों, जहां पर हिंदी बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों। ठीक है, देखिए समझिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। उसके पहले हम बता दें आपको, अगर ये बुक आप खरीदना चाहते हैं, इसका मात्र मूल्य कितना है, 25 रुपये दोस्तों। इसमें जो आज हम पढ़ा दोस्तों, इसमें बहुत कुछ होगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसके लिए आपको हिंदी भाषा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसी बुक में हमने दोबारा बता दूं कि आपको इसमें हिंदी उत्पत्ति मिल जाएगी, विकास क्रम मिल जाएगा, नामकरण मिल जाएगा, भारतीय भाषा परिवार मिल जाएगा, हिंदी भाषा के विभिन्न रूप मिल जाएंगे, हिंदी की 5 उपभाषाएं जो हैं, 17 बोलियां हैं, उसका विवरण इसमें मिल जाएगा। लिपि और बहुविकल्पी प्रश्न भी होंगे। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं 25 रुपये देकर के आप ले सकते हैं दोस्तों। किस पे, इस पे आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि हमने जो हिंदी साहित्य बुक ई बुक जारी की थी, अगर उससे भी ले जाते हैं वो 50 रुपये दोस्तों। उसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आई, क्योंकि इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।